Hello everyone, welcome you all on science classes. So today we will do chapter number 15, our environment. Environment के बारे में आप 7th, 8th, 9th में काफ़ी कुछ कर चुके हो. It's very easy chapter, not so difficult. But sometime जो है questions हैं उनको आंसर करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है. So I am explaining here. आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करो एंड जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी उसको आप देख लेना, नोट्स वगैरह बना लेना. सो इट बिकम ईजी. ओके, सो एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15, आर एनवायरनमेंट. सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग विच सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म आप समझते हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैं हूँ, आप हो, प्लांट्स हैं और भी एनिमल्स हैं. सो एवरीथिंग जो उसके आसपास जो भी है, एयर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, एवरीथिंग जो है उसके आसपास सारी क्या है, जो सराउंडिंग है वो क्या है? एनवायरनमेंट. तो एवरीथिंग विच सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट अब दो फैक्टर से मिलकर के बना होता है. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स बायोटिक फैक्टर जो है दैट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड जो आपका एबायोटिक होता है फैक्टर्स दैट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो एनवायरनमेंट आई थिंक आप समझ गए होंगे एनवायरनमेंट है क्या. ओके, अब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको, जैसे इससे पहले मैंने जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था, तो इन दैट चैप्टर आई एक्सप्लेन दैट वी हैव सम एंजाइम्स इनसाइड अस विच डाइजेस्टेड अवर फूड्स. बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एंजाइम्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. बट आपने देखा होगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम थे. मीन्स हर एक एंजाइम हर चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. एक एक एंजाइम उसका एक पर्टिकुलर एक फंक्शन होगा कि हाँ ये इसी को डाइजेस्ट करेगा या इसी के ऊपर ये फंक्शन करेगा. तो एंजाइम क्या करते हैं एक्चुअली, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर वन में. क्लियर? तो जो द सब्सटेंस which can be broken down by the enzymes by the enzymes into simpler substances, so they are called biodegradable substance. Biodegradable क्या है? बहुत ही important चीज है. Biodegradable and non biodegradable substance. Sometimes इससे कंपैरिजन आता है, डिफरेंसेस आता है इनके बीच में. सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एंजाइम्स. जो आपके ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपलर वन में. नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? लाइक जो आपके घर से वेजिटेबल वेस्ट वगैरह निकलता है. क्लियर? आपने देखा है अगर विलेज एरिया आपने विजिट किया हो तो वहाँ पर एक वो पिट्स जो है वो डिग करके रखते हैं और उसमें वो जो उनके घर का जो भी वेस्ट होता है और वो सारा डालते हैं. फिर उसमें कुछ जो है इंसेक्ट्स वगैरह डाल देते हैं और फिर उसको पिट्स को क्लोज कर देते हैं, ढक देते हैं. आफ्टर सम टाइम उसमें से मैन्योर बच जाती है. क्लियर? और वो यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए. तो ये जो सब्सटेंस है जो ब्रोकन डाउन हो गए, इन्हीं सब्सटेंस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, वेजिटेबल मैटर, जो आपका घर का जो वेस्ट होता है डोमेस्टिक वेस्ट, तो दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे है? लाइक प्लास्टिक कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एंजाइम्स. ओके, प्लास्टिक, ग्लास, ओके, ये सिर्फ आपके डिग्रेड किए जाते, डिग्रेड तो होते नहीं है, ये सिर्फ इनके ऊपर जो है टेम्परेचर, प्रेशर ये अप्लाई करके हम इसको मतलब क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं. बट ये आपके
जनरली एंजाइम के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आपको समझ में आ गए। अब बेटा इनका जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं वो भी आप देखो। बायोडिग्रेडेबल जो है ऐसे तो इनको हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, बट आपने देखा है कि जहाँ पर भी मैन्योर वाली प्रोसेस होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आती है। ठीक है, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट्स है, जिस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है कि बहुत ही फाउल स्मेल आती है जहाँ पर इनको डिकम्पोज किया जाता है। आप खुद ही देखो कि आप अपने घर का वेस्ट अगर अपने आसपास कहीं डाल रहे हो तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ये 2 दिन आप जो है जो कचरे वाले अगर नहीं लेने आते हैं तो आपके डस्टबिन से भी स्मेल आती है। तो ये क्या है, दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ये तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। ये आपके ड्रेनेज सिस्टम में चले आएंगे तो ड्रेनेज को आपके चोक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ओके, और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है लाइक एनिमल वगैरह, काऊ वगैरह इनको अंदर ले लेते हैं तो वहाँ पर भी चोकिंग हो जाती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते। इसलिए बोलते हैं जो भी आप चिप्स वगैरह वेपर्स वगैरह खाते हो तो उसकी प्लास्टिक आप अपने डस्टबिन में डालो। क्लियर? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का है। प्लस अगर हम सोचते हैं कि चलो इनको बर्न कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो व्हेन दे आर बर्न दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को वापस अफेक्ट करती है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बोथ सब्सटेंसेस अफेक्ट द इन्वायरमेंट। दोनों ही सब्सटेंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। कैसे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोसिस्टम। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक सिस्टम, इको है ना, ये वो सिस्टम है इन विच बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर। क्लियर? समझ में आया? बायोटिक क्या है? बायोटिक इंक्लूडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक इंक्लूड्स लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, wind, humidity. So these are abiotic factors. So ecosystem क्या है? पहले तो it is also made up of 2 factor, biotic component। अगर इसके components पूछे जाए so you can write it is made up of 2 components, biotic and abiotic। Biotic includes all living organism and abiotic includes non-living। ओके, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉकिंग के लिए गार्डन में जाते हो तो यू कैन सी वहाँ पर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो दे आर लिविंग कंपोनेंट। वहाँ पे लोग जो है वॉक भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वहाँ पर ग्रीन ग्रास है उसमें इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, सनलाइट कैसे पड़ रही है, ठीक है, विंड कैसी चल रही है, तो ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर हैं। और ये कहीं ना कहीं उन बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। तो गार्डन को अगर हम बोले इट इज इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है विच इंक्लूड बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। A ecosystem is again divided into 2 parts. First, natural ecosystem and second, artificial या man-made। I think आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि now what I want to explain. So this is natural ecosystem का मतलब है जो नेचर ने ही बनाया हुआ है, लाइक आपका जो लेक हो गई, सी है, जो नेचर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये सब क्या है?
नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएगा? गार्डन। गार्डन कैसा है? क्योंकि गार्डन को बनाया गया है, मैन मेड सिस्टम है, ओके, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। इसके साथ साथ एक्वेरियम, एक्वेरियम भी मैन मेड इकोसिस्टम है, मीन्स वो इकोसिस्टम जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी है, लिविंग थिंग। एक्वेरियम में देखो वाटर भी होता है, फिशेस भी होती है, ग्रास भी होती है, तो नॉन लिविंग लिविंग दोनों सिस्टम है, दोनों ही फैक्टर है उसमें, दोनों ही कंपोनेंट है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। बट कैसा इकोसिस्टम है? मैन मेड इकोसिस्टम है, और वो आपका नेचुरल नहीं है, उसको बनाया गया है। क्रॉप फील्ड, जो आपकी क्रॉप फील्ड होती है, आपने देखा है कि उस फील्ड को बनाया जाता है, उसकी बाउंड्री की जाती है, उसको पूरा प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज ऑल्सो मैन मेड इकोसिस्टम। अब इसमें से समटाइम क्वेश्चन आते हैं, चलो क्वेश्चन मैं आपको डिकम्पोजन में करा दूंगी। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग, एंड एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम लाइक रिवर है, लाइक सी है, लाइक फॉरेस्ट है, दे आर नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसे? लाइक क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, तो दीज आर आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या इंक्लूड होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग कंपोनेंट है, इसमें कौन कौन से आपके जो होते हैं ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड आता है कंज्यूमर, एंड थर्ड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स इंक्लूडेड ऑल ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स में कौन से आएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, आपने जो है ब्लू ग्रीन algae and bacteria, cyanobacteria. So these are producers. Why they are called producers? Because they prepare their own food in presence of sunlight, ठीक है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको 7th 8th से कराई जा रही है। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, एंड क्या बनेगा? ग्लूकोज। सो हियर यू कैन सी कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कैसे मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, और उससे क्या बना है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहां पर क्या लिया हुआ था? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सो दे कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स। और ऐसे करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नाउ कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which directly or indirectly depend upon producers। तो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू herbivores, carnivores, omnivores, parasites, consumers, herbivores। herbivores आप इसको ऐसे लो कि वेजिटेरियन। herbivores का मतलब है which eat only green plants, जो क्या करते हैं? eat only
green plants. I think I need not to give example. You know very well. Herbivores which eat only green plants या plant product. For example, deer, okay, goat, rabbit, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट खाते हैं. So they are herbivores. Carnivores which eat only flesh, जो मीट खाते हैं. ओके, और कार्निवोर्स में कौन से आएंगे? टाइगर, लॉयन. तो ये क्या है? कार्निवोर्स हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं. ऑमनिवोर्स क्या है? विच ईट ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, दोनों ही चीजें खाते हैं. और ऑमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं क्रो. देखो, क्रो आपका चपाती भी खा लेता है एंड मीट भी खा लेता है. क्रो है, हैन है, कैट है. तो ये सब किस में इंक्लूड होंगे? ऑमनिवोर्स में, जो आपके ग्रीन प्लांट को भी खाएंगे एंड फ्लैश भी खाएंगे. नाउ पैरासाइट. पैरासाइट्स का मतलब होता है कि एक बॉडी, एक होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेना. क्लियर? आपने देखा होगा. और इसमें एग्जांपल लीच. लीच है जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो वार्म्स होते हैं, बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो ये सब क्या लेते हैं? अंदर से खाना लेते हैं, होस्ट की बॉडी से लेते हैं न्यूट्रिशन. तो इनको हम कहते हैं पैरासाइट्स. सो दीज आर कंज्यूमर्स. ओके, नाउ द थर्ड इज डिकम्पोजर. डिकम्पोजर का क्या काम है? प्रोड्यूसर्स का मैंने काम बताया कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ग्लूकोज. डिकम्पोजर क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में. ठीक है, ये उसको वापस सिंपल में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. और डिकम्पोजर के एग्जांपल है फंगी एंड बैक्टीरिया. फंगी एंड बैक्टीरिया. बेटा, जो विलेज एरिया से हैं तो वहाँ पर जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर की स्किन, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती, वो स्किन निकाल करके उस बॉडी को, चाहे वो काऊ की हो चाहे बफेलो की हो, फील्ड में ही छोड़ देते हैं. ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो बॉडी अपने आप से डिकम्पोज हो जाती, खत्म हो जाती है, सिर्फ उसकी बोन्स बचती हैं. तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? वो कहाँ गया? उनका फ्लैश कहाँ गया? मीट कहाँ गया? तो वो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी एंड बैक्टीरियाज, जो कि उसकी बॉडी को पूरे तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर वन में. और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको कहा था एक्वेरियम में कि डिकम्पोजर जब आएगा तो एक क्वेश्चन एक्वेरियम से आता है. जो नेचुरल जो वाटर सिस्टम है, जैसे रिवर हो गया, सी हो गया, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं, तो उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपने देखा है कभी भी कि इनको क्लीन किया जाता है? लेकिन एक्वेरियम को जो है, जिनके घर में एक्वेरियम है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उस एक्वेरियम को हमको क्या करना पड़ता है? वीकली या आफ्टर 3 days उसको क्लीन करना पड़ता है. तो उसका रीज़न आपको पता है क्यों क्लीन करना पड़ता है? क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में फंगी एंड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको डिकम्पोज कर देते हैं. लेकिन एक्वेरियम में तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर डिकम्पोजर के एज अ डिकम्पोजर कोई भी प्रेजेंट नहीं है. तो इस वजह से हमको वहाँ पे, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो हमको उस एक्वेरियम को बार बार साफ करना पड़ता है. और जो नेचुरल सिस्टम होते हैं उनमें ये डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, तो ये था आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या है. क्लियर हो गया?